राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम एस नारायणा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर, न्यू बस स्टैंड, पीरो भोजपुर। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1। ये चैप्टर आपको पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक प्रतिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रासायनिक, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, प्रतिक्रिया या अभिक्रिया बात एक ही है। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आज आपका ये इस चैप्टर का पहला वीडियो बन रहा है आपका। ठीक है, अगले वीडियो में आपको हम लोग आपको 2, 3, 4 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ाएंगे पूरा डीपली। आप ध्यान से हमारे चैप्टर के पढ़ाई को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये काफी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हुआ, रासायनिक अभिक्रिया जो है यह एक प्रकार की घटना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक प्रकार की घटना। कैसी घटना? तो एक प्रकार की घटना जिसमें कोई पदार्थ विघटित होकर के, या विघटित होने का मतलब क्या कि अपघटित होकर के या किसी दूसरे पदार्थ से जुड़ करके माने संयोजित होकर के नए पदार्थ का निर्माण करती है या नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया जो है यह एक प्रकार की घटना है। और कैसी घटना है? जिसमें ऐसी घटना है जिसमें कोई पदार्थ विघटित होकर के या संयोजित होकर कहने का मतलब क्या कि एक दूसरे पदार्थ से जुड़कर। संयोजित होने का मतलब हुआ दूसरे पदार्थ से जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करती है। नए पदार्थ का निर्माण करता है, यहाँ पे करता है, निर्माण करता है। ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ? एक प्रकार की ऐसी घटना हुई जिसमें एक पदार्थ अपघटित होकर के या किसी अन्य पदार्थ से जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और यहां गौर करने वाली बात है कि इस अभिक्रिया में आपको 2 तरह के पदार्थ दिख रहे हैं आपको। एक पदार्थ, कोई पदार्थ एक विघटित हो रहा है और एक जो है क्या बन रहा है? नया पदार्थ बन रहा है। तो इसका मतलब कि कोई पदार्थ विघटित हो रहा है, ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है। और नया पदार्थ जो बन रहा है ये रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाला पदार्थ। जैसे सपोज कीजिए इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिचुएशन 2 तरह का है। यहाँ पे देखिए हैंडल हो रहा है। पहला सिचुएशन हो रहा है कि ये जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये विघटित होकर के Br+C बना दिया। और नहीं तो फिर देखिए एक काम ये भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए P पदार्थ है और Q पदार्थ है, ये दोनों आपस में जुड़ के अभिक्रिया करके मान लीजिए कोई पदार्थ बना दिया आपको R+S बना दिया। देखिए यहाँ 2 तरह से आपको क्या हो रहा है, ये विघटित होगा, इसको बोलेंगे विघटित होना। ये पदार्थ विघटित होकर 2 अलग अलग पदार्थ बना दिया। और देखिए यहाँ पे ये 2 अलग अलग पदार्थ है, आपस में संयोजित होकर के ये क्या बना दिए? नए पदार्थ बना दिए। तो इसमें इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? विघटन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका संयोजन। तो आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए 2 तरह के पदार्थ है, एक जिसका विघटन हो रहा है और दूसरा जो नया बन रहा है। तो देखिए गौर करेंगे, जो विघटित हो रहा है ये मत कहने का मतलब क्या हुआ कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और ये जो नया पदार्थ बन रहा है इसका मतलब क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बन रहा है। तो ये जो है ये क्या हुआ? फल स्वरूप, अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाला पदार्थ हुआ। अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाला पदार्थ, तो ये अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाला पदार्थ हुआ। और ये अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ हुआ। ये क्या हुआ? अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ हुआ। यहाँ पे देखिए 2 तरह के पदार्थ मौजूद है। एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में दो तरह के पदार्थ मौजूद होते हैं,
एक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और एक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, इसका नाम क्या है। तो देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे देखिए यहाँ पे ए अथवा P प्लस Q जो ये है, ये दोनों के दोनों क्या है, अभिकारक। और ध्यान देंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। तो देखिए यहाँ पे B प्लस C जो बना है और R प्लस S जो बना है, ये क्या है, आपका प्रतिफल है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिफल। गौर करेंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिफल। इसके अलावा देखिए, अभिकारक और प्रतिफल में एक विशेषता और आप देख सकते हैं। अभिकारक जो है रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर लिखा गया है। अभिकारक को आप कहाँ लिखे हुए हैं, अभिकारक का स्थान कहाँ है, तीर के बाईं ओर, रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर। और प्रतिफल का स्थान कहाँ है, तीर के दाईं ओर, रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दाईं ओर स्थान है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल में क्या अंतर है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दे कि अभिकारक और प्रतिफल में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको कहते हैं हम लोग प्रतिफल। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा कि अभिकारक को रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर लिखते हैं, जबकि प्रतिफल को रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दाईं ओर लिखते हैं। इसके अलावा एक अंतर और हो सकता है। देखिए, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ, और यहाँ जो बना हुआ है B प्लस C पदार्थ, ये पदार्थ जो है वैसा गुण वाला जरूरी नहीं है कि B प्लस C पदार्थ होगा। B प्लस C पदार्थ जो बन रहा है प्रतिफल, ये इससे बिल्कुल भिन्न गुण वाला भी हो सकता है, अलग गुण वाला ही होगा। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये नया पदार्थ है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिफल जो होता है ये बिल्कुल नया पदार्थ होता है, और जो अभिकारक होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला मूल पदार्थ होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में यह जो होता है, अभिकारक जो होता है, यह मूल पदार्थ होता है, और प्रतिफल में लिखेंगे यह नया पदार्थ होता है। तो आप इसमें अंतर क्लियर कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे अंतर कि अभिकारक और प्रतिफल में क्या अंतर है, तो आप ये बात लिखेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ अभिकारक लिख देंगे और एक तरफ लिख देंगे प्रतिफल। अभिकारक में पहला पॉइंट लिख देंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है। प्रतिफल में लिख देंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि अभिकारक को रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर लिखते हैं, और प्रतिफल में लिखेंगे कि इसे रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दाईं ओर लिखते हैं। तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया में शामिल मूल पदार्थ होता है अभिकारक में, और उसमें लिखेंगे प्रतिफल में कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ होता है, यह नया पदार्थ होता है। तो इस तरह से आपको, हमको उम्मीद है कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी घटना है जिसमें कोई पदार्थ वियोजित होकर के या किसी अन्य पदार्थ से जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव में, चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव। रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रभाव क्या हो सकता है, पहला प्रभाव क्या हो सकता है कि पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो हो सकता है नए पदार्थ का रंग बदल जाए, पहले की तरह नहीं रहे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रभाव क्या हो सकता है, रंग में परिवर्तन। पहला प्रभाव रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रभाव रंग में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा प्रभाव क्या हो सकता है, तो दूसरा प्रभाव देखेंगे इसका, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रभाव आपको हो सकता है ऊष्मा ऊर्जा का, ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन। अच्छा, रंग में परिवर्तन के लिए आपको उदाहरण दिखा देते हैं। जैसे आप
कॉपर सल्फेट का जलीय कॉपर सल्फेट का विलयन ले लीजिए CuSO4। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में देखा गया है कि लोहे के कतरन को डाल दिया जाए, ठीक है, लोहे का छिलका डाल दिया जाए, लोहे का अंश दिया जाए, लोहे का कील डाल दिया जाए। तो इसमें जो होता है क्या कि कॉपर और लोहा, तो चूंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक सक्रिय हो जाता है, तो क्या करेगा, कॉपर को यहां से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और हटाने के बाद में अपने इसके जगह पे बैठ जाता है। तो ये बन जाता है आपको FeSO4 प्लस CO। तो ध्यान देंगे इस अभिक्रिया में होता क्या है कि एक्चुअली ये विलयन जो होता है ये होता है पहले नीला रंग का। CuSO4 का रंग कैसा होता है, नीला। लेकिन जैसे ही आप इसमें लोहा डाल देंगे, लोहा का कतरन डाल देंगे, लोहे का छिलन डाल देंगे या काटी डाल देंगे, तो ये बनेगा जब FeSO4, तो इसका रंग जो हो जाएगा हरा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रभाव क्या हो गया, ये विलयन कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग जो है ये क्या किस रंग में बदल गया, हरा रंग में बदल गया। तो ये पहला प्रभाव क्या हो सकता है कि रंग में परिवर्तन। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है, और दूसरा चीज पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के कतरन डालने पर या लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्यों। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर हम जानते हैं कि लोहा जो होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, और अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से यहाँ पे एकल विस्थापन अभिक्रिया घटित होती है, जिसमें लोहा क्या करता है कि कॉपर को हटा देता है उसके स्थान से, और स्वयं जाकर के SO4 से जुड़ जाता है, जिससे CuSO4 की जगह पे अब नया पदार्थ बन जाता है FeSO4। इसलिए विलयन का रंग जो होता है पहले रहता है नीला और बाद में कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कतरन डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है, तो विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है। तो अगला टॉपिक आप देखेंगे इसमें कि ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन। तो ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा, तो इसको आप समझ सकते हैं जैसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो ही काम हो सकता है, या तो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होगा, और नहीं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जैसे देखिए सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए बर्फ पिघल रहा है, तो बर्फ पिघल रहा है यदि, तो सपोज कीजिए वहां पे क्या हो रहा है, ऊष्मा अवशोषित हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो वहां पे ऊष्मा अवशोषित कर रहा है ऊष्मा को। तो कुछ इसी तरह की प्रक्रिया होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे देखिए श्वसन आप कर रहे हैं, तो श्वसन आप कर रहे हैं, तो श्वसन भी आपको एक तरह के रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आ जाता है, क्योंकि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इसमें होता क्या है कि आप जब श्वसन क्रिया में श्वास जब बाहर छोड़ते हैं, तो गौर करेंगे कि श्वसन क्रिया में होता क्या है कि CO2 निकलने के साथ साथ आप क्या करते हैं, ऊष्मा ऊर्जा को भी उत्सर्जित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो ही तरह के काम होता है, या तो ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा और नहीं तो ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का, यहाँ देखिए इससे एक नया कॉन्सेप्ट किया जाता है कि जिस अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में कहने मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होगा, क्या अवशोषण, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, सॉरी ऊष्माशोषी। क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी, तो देखिए जिस अभिक्रिया में यानी जहां पर ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जहां पर ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा उसको बोलेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी। जैसे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन के बारे में दो तीन बात आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी, आपको ये बाद में क्लियर करेंगे। अभी ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी केवल आपको एक इंट्रोडक्शन समझा रहे थे, और इसके जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं नोट्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसके बारे में नोट्स जो है आपको डीपली लास्ट में आपको फोकस मार करके हम प्रोजेक्टर से दिखा देंगे। तो पहले आप समझ लेंगे एक पॉइंट, उसके बाद में आपको हम नोट्स उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा घर बैठे अगर आपको सब नोट्स चाहिए तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट वाले नंबर जो है 95 76 80 93 90 पे,
तो कॉल करके घर बैठे नोट्स भी मंगा सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सारा वीडियो देखना चाहेंगे हमारा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पीरो कैटलिस्ट, आपको सारा वीडियो हम लोग का मिल जाएगा, हम लोग के द्वारा पढ़ाया गया सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ जो भी पढ़ा रहे हैं सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं, ऊष्मा का अवशोषण हो सकता है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, प्रकाश का भी उत्सर्जन हो सकता है, प्रकाश का उत्सर्जन हो सकता है। प्रकाश का उत्सर्जन मतलब क्या होगा, जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया होती है कभी तो प्रकाश भी निकलता है, जैसे दहन, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो दहन रासायनिक अभिक्रिया है तो दहन के फलस्वरूप प्रकाश भी निकलता है। जैसे लकड़ी का जलता है तो मान लीजिए गैस जलता है तो दहन हो रहा है तो क्या होता है, प्रकाश निकलता है कि नहीं। तो दहन जो है रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश भी निकलता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रभाव क्या हो सकता है, प्रकाश का उत्सर्जन हो सकता है इसमें। चौथा क्या हो सकता है, चौथा जो हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया का प्रमुख प्रभाव वो अवक्षेपण हो सकता है। ये अवक्षेपण क्या चीज है, तो अवक्षेपण जो होता है, अवक्षेपण जो होता है इसमें जैसे 2 बिलियन अवक्षेपण में होता क्या एक्चुअली कि 2 बिलियन आपस में अभिक्रिया करके ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं जो ठोस द्रव में अविलीय होता है, मतलब द्रव में घुलेगा नहीं। ठीक है, 2 बिलियन द्रव अवस्था में दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक ऐसा ठोस पदार्थ बनाए जो जल में अविलीय होगा, जो जल में घुलेगा ही नहीं घुलेगा, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बारे में भी अब चर्चा करेंगे हम लोग बाद में। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रमुख प्रभाव थे, आप फिर से एक बार गौर कर सकते हैं। पहला प्रभाव क्या हो जाएगा कि रंग में परिवर्तन, दूसरा प्रभाव हो सकता है इसका कि ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन, तीसरा प्रभाव हो सकता है प्रकाश का उत्सर्जन, चौथा प्रभाव हो सकता है अवक्षेपण। तो इस सब के बारे में हम विस्तृत व्याख्या बाद में धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। और रिएक्शन देखते रहेंगे तो आपको पता चलते रहेगा कहाँ पे कैसा रंग में परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, कहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये सब जब पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तो आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी में अंतर पूछा भी गया आपको एग्जाम में। तो इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव देख लीजिए। चलिए अब देखेंगे अगला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगला टॉपिक देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कहने का मतलब हुआ आपको कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला प्रकार होगा आपका संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, करके आपको हम डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला अभिक्रिया का प्रकार आपको होगा संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, COMBINATI, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर सुनेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी आप देख सकते हैं, जैसे कार्बन का जलना, कार्बन का जलना, जैसे कार्बन यानी कोयले का जलना, तो C, कोयला जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा C+O2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ 4-5 क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला देखेंगे, देखिए गौर करेंगे, जब इसको अब लिख दे, थोड़ा चर्चा कर देते हैं यहाँ से, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे गए हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहला पूछा गया है कि हरितगृह गैस किसे कहते हैं, हरितगृह गैस। तो हरितगृह गैस, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इसको, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं हम, तो कैसे कहते हैं, CO2 को कहते हैं। याद रखिए, जवाब क्या होगा, CO2। ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है, CO2, क्योंकि इसके वजह से हरितगृह प्रभाव बढ़ता है। दूसरा देखिए इसका खासियत की, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा, CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है, आपको पूछा गया बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में, तो आप याद रखेंगे 0.03%
CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 0.03%। तीसरा चीज CO2 से जुड़ा हुआ पूछा हुआ है कि हम लोग श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं श्वसन क्रिया में? तो कौन सी गैस छोड़ते हैं हम बताइए? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो क्या हो जाएगा? इसका भी जवाब आपका हो जाएगा क्या? CO2। अगला जो टॉपिक है आपको, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं CO2। हम लोग जो छोड़ते हैं वो क्या है? जो हम लोग छोड़ते हैं गैस वो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? CO2। तो पौधे याद रखेंगे, पौधे जो है CO2 गैस वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और सभी जीवधारी जो हैं वायुमंडल में CO2 गैस छोड़ते हैं। तो पौधे, सवाल है कि पौधे कौन सी गैस छोड़ते तब हैं? तो पौधे जो गैस छोड़ते हैं वो गैस होता है ऑक्सीजन। तो इसलिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या है? पूछा गया क्वेश्चन 10th में। तो प्रमुख उत्पाद जो होता है उसका O2 गैस, ऑक्सीजन। इसी से पूरे जैव मंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहते हैं। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख उत्पाद जो होता है ऑक्सीजन माना जाता है। ठीक है। तो कार्बन, देखिए यहाँ पे कोयले का जलना जो हुआ CO2, ये कौन सा अभिक्रिया हुआ? संयोजन अभिक्रिया हुआ। इसके अलावा देखिए मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, मान लीजिए मैग्नीशियम का अभिक्रिया करा दी ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम के फीते का जलना भी आपको, देखिए दोनों पदार्थ आपको अलग अलग है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ के बना दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां भी इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मैग्नीशियम हवा से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में ध्यान देंगे, ये बनने से पहले Mg जो है मैग्नीशियम का जो फीता होता है, ये जलने में, मैग्नीशियम के फीता को आप छोड़ देंगे बहुत दिन तक ऐसे खुला हवा में, तो ये जलने में अवरोध पैदा करता है, जल्दी जलता नहीं है। तो जल्दी जलता नहीं है, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले उसको हम लोग रेगमार से साफ कर देते हैं। रेगमार से साफ करने, जैसे सरेस कागज कैसे होता है, लोहा वो जो होता है लोहे का गेट वगैरह होता है, अगर उसको पेंट करना होता है तो पहले उसको सरेस कागज से रगड़ करके साफ करते हैं फिर पेंट करते हैं। तो वैसे ही मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले हम लोग रेगमार से साफ कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर धूल मिट्टी की परत जम जाती है। क्योंकि मैग्नीशियम जो है बहुत सक्रिय धातु है, तो सक्रिय धातु होने की वजह से हवा में मौजूद बहुत सारे पदार्थ से अभिक्रिया करके उसके ऊपर धूल मिट्टी की परत जम जाएगा। ऑक्सीजन के परत जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो जलने में अवरोध पैदा करने लगते हैं। मैग्नीशियम जो होता है बहुत सक्रिय धातु होने की वजह से हवा मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा लेता है, जिससे जलने में अवरोध उत्पन्न होती है। तो उससे बचने के लिए मैग्नीशियम को हम लोग क्या करते हैं? रेगमार से साफ कर लेते हैं। रेगमार से साफ करने के बाद उसको हम जला सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना, या फिर आप अमोनिया गैस का भी बनना हो सकता है। देखिए अमोनिया में क्या हो जाएगा, मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके बना सकते हैं अमोनिया, तो बना सकते हैं। तो संतुलित नहीं है तो संतुलित कर दीजिए। नाइट्रोजन यहाँ को एक, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिए। आपको देखिएगा अभिक्रिया को संतुलित करने के ऊपर वीडियो आपको हम अलग से बना करके देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए फिलहाल अभी थोड़ा समझ, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बाद में आप समझ जाएंगे। तो अमोनिया गैस का बनना, ये भी जो है आपको, इसको बोलते हैं हेबर विधि से अमोनिया गैस बनना। आपके इसके बारे में भी आगे पढ़ना है 12th वगैरह में। तो ये जो है अमोनिया गैस बना, देखिए 2 अलग अलग पदार्थ है आपस में संयोजित होकर के एक नए पदार्थ निर्माण किए, ये क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया हुआ। सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का बनना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में आप देखिएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो होता है ना, PCl3 क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करेगा तब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देगा। तो
तो जो भी सब अभिक्रिया है ये सब क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या हुआ कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही संयोजन अभिक्रिया तक मतलब समझाते हैं। इसके आगे इसका अभी आपको हम नोट्स दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो आए हम वीडियो लेकर के आएंगे, अगले टॉपिक में लेकर आएंगे, पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो यहाँ तक आप नोट्स देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक में। चलिए देखेंगे हम यहाँ पे जो पढ़ाया आपको उसका नोट्स। रासायनिक अभिक्रिया तो वैसी घटना जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से जुड़कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक, जबकि इसके फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है या प्रतिफल कहलाता है, ठीक है। अभिकारक या प्रतिफल। तो अभिकारक या प्रतिफल किसको कहेंगे, तो वैसी पदार्थ नहीं, वैसे पदार्थ, यहाँ पे हो जाएगा वैसे पदार्थ, बहुत लिखा हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया प्रतिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक या प्रतिफल प्रतिकारक कहलाते हैं। इन्हें किसी रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। देखिए NaCl NO3 लिखा हुआ है यहाँ पे, AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे जो है देखिए ये अभी तीर के बाईं ओर जो है NaCl और AgNO3 ये अभिकारक हुआ, AgCl NaNO3 जो हुआ ये क्या हुआ, प्रतिफल हुआ। प्रतिफल तो वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं प्रतिफल कहलाते हैं। यह किसी रासायनिक समीकरण में तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रतिफल कौन हुआ, तो AgCl और NaNO3 प्रतिफल हुआ। अगला है किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख प्रभाव क्या क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव ताप या प्रकाश का उत्सर्जन, ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन, तीसरा प्रभाव है अवक्षेपण, चौथा प्रभाव है आपका रंग में परिवर्तन। देख सकते हैं आप। अगला जो है रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं उसमें सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सबसे पहला यहाँ देखिए कोयले का जलना, कार्बन प्लस O2 बना CO2। देखिए याद रखेंगे जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होता है। तो आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल अभी आप याद रखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जल का निर्माण होना ये भी संयोजन अभिक्रिया है। अमोनिया का निर्माण तो ये भी संयोजन है। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के एक पदार्थ अमोनिया बना दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनना, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, आप जानते हैं पहले से भी। Na2 और ये H2 आपस में अभिक्रिया किया तो NaH बना, तो ये भी आपका क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया हुआ। अगला जो है इसका देख सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना, SO2 प्लस O2 तो बन गया SO3। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण होना, ये भी आपको क्या हो गया, संयोजन, क्योंकि P2O3 प्लस O2 मिलकर P2O5 बनाए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का बनना, ये भी देख लीजिए PCl3 प्लस Cl2 PCl5 बन गया। ये सब संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। देखिए इसमें अलग अलग पदार्थ थे, फास्फोरस डाइक्लोराइड और क्लोरीन आपस में मिलकर के बना दिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ तक जो टॉपिक पढ़ा है इसका आपको यहाँ तक का नोट्स आपको दिखा दिए। आपको कहीं दिक्कत होता है तो फिर हमको कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर भी हमको जरूरत है समझाने के लिए, ठीक से समझा देंगे, फिर दोबारा भी जिक्र करेंगे। और हर टॉपिक जब भी पढ़ाते रहेंगे कोशिश करते हैं कि उससे जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उनका डिस्कशन हम करते रहें, और आप ये नोट्स देख सकते हैं। चलिए तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में। अभी संयोजन अभिक्रिया के अलावा आपको पढ़ेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रिया, बाकी अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अब चले मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम राधे राधे। लेकिन हम जाते जाते एक बात और कहेंगे, आप हमारे चैनल पीरो कैटलिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो पाने के लिए आप यूट्यूब पेज से सर्च करें। जरूरत पड़ता है तो हमारा जो नंबर है इंस्टीट्यूट का 95 76 93 90, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। नोट्स घर बैठे में आगे पढ़ सकते हैं।